नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी वर्तमान में जो सीटेट एग्जाम हो रही है उसमें आपने देखा होगा, उसमें चाहे वो पर्यावरण अध्ययन हो, बाल विकास हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हो, उसमें अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर आपको पर्यावरण अध्ययन के अभिकथन और कारण के टोटल 60 प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये जो 60 प्रश्न मिलेंगे, आपका पूरा पर्यावरण इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो आपके पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम होती है, आपको पता होगा कि पर्यावरण अध्ययन में जो मुख्य थीम होती है कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की, जिसमें आपका परिवार और मित्र हो गया, भोजन हो गया, आवास, जल, यात्रा और हम चीजें जो बनाते हैं, है ना, हम चीजें कैसे बनाते हैं। 6 प्रकार की थीम होती है और इन 6 प्रकार की थीमों के प्रश्न हमने अभिकथन और कारण के लिए हैं, जिसमें हर एक थीम के 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, 10 इसके मिलेंगे, फिर 10 इसके मिलेंगे, 10 ऐसे करके टोटल 60 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं कि पहले परिवार एवं मित्र के मिलेंगे, फिर भोजन के, फिर आवास के, फिर जल के, फिर यात्रा के, और फिर हम चीजें कैसे बनाते हैं। एक एक करके आपको 10-10 प्रश्न मिलते जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, किस प्रकार को इसको हल करेंगे और कैसे प्रश्न आते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, है ना। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम परिवार एवं मित्र से की बात करेंगे। परिवार एवं मित्र के यहाँ पर आपको टोटल 10 प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद अगली थीम की हम बात करेंगे, है ना। तो अभिकथन और कारण के प्रश्न देखिए इस प्रकार से होते हैं कि नीचे दिए गए कथनों में ए और आर को पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पर लिखा होगा, थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले में पहला प्रश्न आपको, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए अभिकथन और कारण, यहाँ पर जो अभिकथन दे रखा है उसका संबंध कारण से होना चाहिए, तो आपका ए और आर दोनों सही होगा, है ना। यदि अभिकथन सही है और कारण सही नहीं है तो आप कह सकते हैं कि भाई ए सही है और आर गलत है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि दोनों सही होते हैं, अभिकथन भी आपका सही हो जाएगा और कारण भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन वो दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर अलग अलग होगी कि भैया जो अभिकथन है वो अलग है और कारण है वो अलग है। उस स्थिति में आप करेंगे कि ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन क्या है, आर और ए सही, आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कि अभिकथन जो है उसका कारण होना चाहिए, वो कारण एक दूसरे से मेल होना चाहिए अभिकथन से और कारण दोनों, है ना। जैसे कि प्रश्न जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आगे बताता जाऊंगा आपको। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दे रखा है कि हाथियों के एक झुंड में मुख्य रूप से मादा हथनियां और 14-15 वर्ष तक के बच्चे ही रहते हैं और झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। यहां पर देखिए यदि आपको अभिकथन और कारण को सोल्व करना है तो आपको इन प्रश्नों के बारे में, यानी कि जो यहाँ पर अभिकथन दे रखा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि आपको इसकी जानकारी है तो आप बिल्कुल आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि आपको हाथी के बारे में यदि जानकारी होगी तो बिल्कुल सत्य कथन है आपका, यानी कि अभिकथन आपका सत्य होगा कि हाथियों के एक झुंड में मुख्य रूप से मादा हथनियां और 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे ही रहते हैं और झुंड का जो नेतृत्व कौन करती है, बुजुर्ग हथनी करती है। हमें यह पता चल गया कि भैया आपका अभिकथन जो है वो सही है। ठीक, अब इसका कारण देख लेते हैं। कारण क्या है कि नर हाथी स्वभाव से एकांत प्रिय होते हैं और किशोरावस्था से 14 से 15 वर्ष के बाद झुंड छोड़कर अकेले रहना पसंद करते हैं। इसलिए जो उसका नेतृत्व करती है वो कौन करती है, बुजुर्ग हथनी करती है, क्योंकि वहां पे जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की उम्र में आपका जो झुंड होता है, उनका जो झुंड होता है उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर कारण हम देखेंगे तो कारण बिल्कुल सही है। ठीक है, उनका जो किशोरावस्था होता है वो 14 से 15 वर्ष तक का ही होता है, उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभिकथन आपका कारण से मेल खा रहा है, यानी कि जो अभिकथन में दे रखा है वो कारण हमें देखना है कि कारण क्या सही है क्या, तो बिल्कुल हमारा कारण सही है। इसका मतलब है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब आपका जो पहला वाला विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, अभिकथन स्लॉथ को दुनिया के सबसे आलसी जानवरों में गिना जाता है और यह अपने पूरे जीवन काल में बमुश्किल 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। पहले हम अभिकथन को देखेंगे फिर कारण को देखेंगे। तो स्लॉथ के बारे में आपने देखा होगा, यह सबसे आलसी जानवर होता है और क्या ये अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमता, बिल्कुल 8 पेड़ों पर घूमता है। इनकी उम्र क्या होती है, पूरी 40 वर्ष होती है। कितनी होती है, 40 वर्ष होती है। और ये इन 40 वर्षों में मुश्किल से जो 8 पेड़ होते हैं उसी पर ये घूम पाते हैं। और कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कारण सही है क्या इसका। स्लॉथ दिन भर में लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टा लटक कर सोता है, बिल्कुल सोता है। कितने घंटे, 17 घंटे, इसीलिए तो इसको आलसी जानवर कहा जाता है।
है ना। और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, बिल्कुल उसी की पत्ती खाकर ये अपना पेट भरता है। जब वो खत्म हो जाती है पेड़ की पत्ती तो दूसरे साइड वाला जो पेड़ होता है उसमें चला जाता है, और ये 7 दिन में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है सोच के लिए ना, इतना आलसी जीव होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अभिकथन और कारण देखेंगे तो दोनों सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहां पर भी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है आपका अभिकथन बाघ के संबंध में है कि भैया बाघ जो है वो रात के अंधेरे में भी अपने शिकार की सटीक स्थिति का पता लगा लेता है, क्या बिल्कुल सही है क्या? तो यहां तक आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, और हवा से पत्तों के हिलने तथा शिकार के झाड़ियों में चलने की आवाज में अंतर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है कि भाई झाड़ियों के पीछे क्या है, शिकार है मेरा या फिर ये हवा से पत्तियां हिल रही है, ये बिल्कुल वो अंतर कर सकता है। अभिकथन आपका बिल्कुल सही है बाघ के संबंध में, तो ये आपका अभिकथन सही हो गया। कारण देखते क्यों होता भैया ऐसा, तो बाघ की मूछें हवा में होने वाले कंपन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है और उनके कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। बिल्कुल आपका जो कारण है वो बिल्कुल सही है, बाघ की मूछ हवा में होने वाले कंपन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है, ये भी जो आपका कारण हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। तो यहां पर भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहां पर भी पहला वाला जो आपका विकल्प है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यहां पर अभिकथन दे रखा है कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा को ढूंढ लेता है, क्या यह सही है क्या? तो ये अभिकथन जो है ये बिल्कुल सही है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा को ढूंढ लेता है। कारण हम देखेंगे क्यों ढूंढ लेता भैया, तो मादा रेशम कीट विशेष प्रकार के फेरोमोन्स या गंध छोड़ती हैं जिसे नर की अति संवेदनशील घ्राण शक्ति पकड़ लेती है। सेंस ऑफ स्मेल की यहां पर बात की जा रही है, तो बिल्कुल ये कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को ढूंढ लेता है। तो क्यों ढूंढ लेता है, तो इसका कारण यहां पर बताया गया है कि जो मादा है वो रेशम कीट विशेष प्रकार का क्या छोड़ती है भैया, एक गंध छोड़ती है जिसका नाम है फेरोमोन्स, है ना, जिसे नर की अति संवेदनशील घ्राण शक्ति यानी कि सेंस ऑफ स्मेल पकड़ लेती है। तो आपका जो कारण होगा ये भी बिल्कुल सत्य होगा। तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर क्या है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहां पर भी आपका जो पहला वाला विकल्प हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभिकथन, जब किसी मधुमक्खी को फूलों के रस का स्रोत मिल जाता है तो वह छत्ते पर वापस आकर एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है। ये नृत्य क्यों करती है, कारण के माध्यम से आपको बताना है, तो कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। कारण क्या है इसका, कि मधुमक्खियां सूर्य की स्थिति को संदर्भ बिंदु मानकर इस नृत्य के माध्यम से अन्य मधुमक्खियों को भोजन की दिशा और दूरी की सटीक जानकारी देती है। क्या यह अभिकथन और कारण मैच खा रहा, क्या यह सही है क्या, ये हम देखेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि मधुमक्खी को फूलों के रस का स्रोत मिल जाता है। जब फूल के जो रस होता है जिसमें वो रस निकालती है मधुमक्खी, यदि वो उनको मिल जाता है तो वहां छत्ते पर वापस आकर एक विशेष प्रकार का नृत्य करती। क्यों करती है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि भैया वो सटीक जानकारी देना चाहती है, उनको बताना चाहती है कि कहां पर भोजन है, वो उनको वहां पर बुलाना चाहती है ना। तो कारण आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो गया, यानी कि इसका मतलब है कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर भी पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभिकथन ए, यहां पर देखिए नेफंथिस पौधे के बारे में बात की जा रही है कि नेफंथिस एक कीट भक्षी पौधा है जो न केवल कीड़ों को बल्कि मेंढकों और चूहों जैसे छोटे जीवों को भी फंसाकर खा जाता है। क्या ये सही है क्या, तो नेफंथिस बिल्कुल इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है, घटपर्णी पौधा भी इसे कहा जाता है। बिल्कुल ये एक कीट भक्षी पौधा है जो न केवल कीड़ों को बल्कि जो मेंढक होते हैं और चूहे होते हैं जैसे छोटे जीवों को भी फंसाकर ये खा जाता है। तो बिल्कुल आपका अभिकथन बिल्कुल सही होगा। कारण क्या है भैया इसका, इन पौधों से एक विशेष प्रकार की मनमोहक खुशबू यानी कि स्मेल निकलती है जो जीवों को आकर्षित करती है, और घड़े के आकार में होने के कारण जीव इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। क्या ये कारण सही है क्या इसका, ये आपको देखना है। क्या है भैया इसका सही आंसर, तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर। ये कहां पर पाया जाता है नेफंथिस पौधा, तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, जैसे कि आपको सभी को पता होगा। और ये ऐसा क्यों करता है, यानी कि मेंढकों, चूहों और ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनको क्यों
खाता है ये, तो ये जहां पर उगता है वहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए इन चीजों को शिकार करता है, इन चीजों को खा लेता है ना। तो कारण बिल्कुल सही है। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो गया। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक जाती है जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाए। पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहरा। हमने देखिए सभी पर वीडियो बनाया है, मैं यहाँ पर क्यों नहीं समझा रहा हूं आपको और इनसे अलग से, क्योंकि हमने सभी टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, हर एक चीज को अच्छे से आपको समझा चुके हैं। उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर रेगिस्तानी ओक के बारे में बात की जाए, बिल्कुल इनकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती है, जब तक जाती है जब तक कि उनको पानी नहीं मिल जाए, और लगभग जो ऊंचाई पेड़ की जो ऊंचाई होती है लगभग उससे 30 गुना नीचे यानी कि गहरी वो चली जाती है। तो बिल्कुल आपका जो अभिकथन ए है यानी कि वो आपका सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा कारण, है ना, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी होती है, इसलिए पेड़ का तना एक जलाशय के रूप में कार्य करता है जहां पानी इकट्ठा होता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है, ये जो आपका कारण है बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी होती है, इसलिए पेड़ का जो तना होता है उसमें जलाशय के रूप में कार्य करता है जहां पानी इकट्ठा होता है, और जो वहां का स्थानीय लोग होते हैं एक पाइप की मदद से जब पानी संकट आता, पानी का संकट होता है, तब उसका उपयोग करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन आंसर आपका यहां पर अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें जो अभिकथन दे रखा है, जो एक दे रखा है, उसका कारण जानना था, लेकिन आप देखेंगे इसमें कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा भैया, इसमें कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर बताना क्या था भैया, रेगिस्तानी ओक के पेड़ के में जो गहराई तक आपकी जो पेड़ की जड़ के बारे में बताना था कि इतनी क्यों गहराई तक जाती है, उसके बारे में कारण में बताना था। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। देखिए यहां पर आप समझ गए होंगे, दोनों सही है लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या यहां पर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका दूसरा वाला जो विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, अभिकथन पक्षियों को अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए अपनी गर्दन को बार बार और बहुत अधिक घुमाना पड़ता है। क्या ये सही है क्या, तो आपने देखा होगा पक्षी को देखा होगा तो बार बार सेकंड भी नहीं लगते हैं, और सेकंडों में कई बार वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता है। तो क्यों घुमाता है, कारण क्या है उसका, कि अधिकांश पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती हैं और वे मनुष्यों की तरह अपनी आंखों को इधर उधर नहीं घुमा सकते। आपने देखा हुआ अपनी खुद की आंखों को, तो हम हमारी जो आंख है उसको चारों तरफ घुमा सकते हैं, यानी कि सिर्फ आंखों को, है ना, गर्दन की बात नहीं कर रहा हूं, गर्दन की बात नहीं कर रहा हूं, अगली अंदर जो पुतली होती है उसको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो चारों तरफ अपनी गर्दन को हिलाते हैं। जैसे कि आपने उल्लू के बारे में सुना होगा कि उल्लू अपनी जो गर्दन है वो कितनी 270 डिग्री तक घुमा सकता है अपनी गर्दन। तो इसलिए घुमाते हैं कि उनकी जो आंखों की पुतली होती है वो स्थिर होती है, अपनी तरह नहीं होती है ना, अपनी तरह वो इधर उधर जो पुतलियां होती है उनको नहीं घुमा सकता। तो बिल्कुल आपका जो ए है और आर है, अभिकथन जो है वो कारण को दर्शा रहा है यहां पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, बरगद के पेड़ की शाखाओं से लटकने वाली रस्सियां जैसी संरचना वास्तव में उसकी जड़ें होती है। तो यहां पर कारण देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। बरगद का पेड़ बहुत विशालकाय होता है और ये हवाई जड़ें जमीन में जाकर पेड़ को खंबे की तरह अतिरिक्त यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो क्या जो अभिकथन है वो कारण स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। जो बरगद के पेड़ की शाखाएं जो लटकने वाली रस्सियां जैसी संरचना होती है वास्तव में क्या होती है, क्या होती है, वास्तव में जड़ें होती है। बहुत सारे बच्चों को वो टहनिया देखते हैं, टहनिया बोलते हैं उसको, टहनिया, लेकिन याद रखिएगा टहनिया नहीं होती, क्या होती है, वो जड़ें होती है। वो जड़ें क्या काम करती है, सहारा प्रदान करती है जो बरगद है उसको, है ना, क्योंकि वो बहुत विशाल होता है। तो उसमें जो लटकने वाली जड़ें होती हैं वो अंदर तक चली जाती है ना, और वो क्या करती हैं, उसे सहारा प्रदान करती है, सपोर्ट करती है। तो बिल्कुल आपका अभिकथन यहाँ पर कारण को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कालबेलिया समुदाय के लोग
सांपों को मारते नहीं हैं बल्कि उन्हें अपनी बेटियों की शादी में बहुमूल्य तोहफे के रूप में देते हैं। क्या ये अभिकथन सही है क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन और वीडियो में बताया है, सांपों को जो टोकरी में रखकर घर घर घूमते हैं या फिर किसी गांव में जाकर थोड़ा सा जो खेल होता है वो दिखाकर, है ना, देखा होगा आपने, वो दिखाकर अपना आजीविका यानी कि पालन पोषण करते हैं अपने जीवन का। तो ये जो लोग होते हैं वो कौन से समुदाय के लोग होते हैं? कालबेलिया समुदाय के लोग होते हैं और इनकी संस्कृति में सांपों का बहुत सम्मान करते हैं, यानी कि सब सांपों का बहुत सम्मान होता है इनके संस्कृति में। और ये जो सांप होते हैं उनको ये धरोहर मानते हैं और जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो उसमें बहुमूल्य तोहफे के रूप में उनको दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो अभिकथन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या कारण को बिल्कुल सही दर्शा रहा है क्या? वो देखेंगे। कारण क्या है? सांपों का जहर और उनकी खाल कालबेलिया समुदाय की आजीविका का स्रोत एकमात्र है, इसलिए उन्हें वो पालते हैं। तो जो कालबेलिया समुदाय के लोग होते हैं ना ही वो जहर को बेचते हैं और ना ही उसकी खाल को बेचते हैं, है ना। एकमात्र मैंने आजीविका का स्रोत क्या बताया था? घर घर जाकर या फिर एक गांव में एक जगह बैठकर वो उसका खेल दिखाते हैं और जो भी पैसे वहां से मिलते हैं उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो कारण यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि आपका जो अभिकथन है वो तो सही है, यानी कि ए सही है, लेकिन आर गलत है। कहां पर है ये? तीसरे वाले विकल्प में ए सही है परंतु आर गलत है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब परिवार एवं मित्र के हमने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थीम 2 यानी कि भोजन यानी कि फूड के बारे में 10 प्रश्न आपको अभिकथन और कारण के यहाँ पर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए अभिकथन दे रखा है भोजन से संबंधित कि डॉक्टर बोमेट ने पाया कि भोजन शरीर के बाहर एक गिलास में पाचन रसों के साथ रखने की तुलना में पेट के अंदर जरा तेजी से पचता है। यानी कि डॉक्टर बोमेट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इनका कहना है कि यदि हम एक गिलास में बाहर पाचक रसों को रखेंगे तो उसकी तुलना में जो पेट के अंदर जो पाचक रस है हमारे वो जरा तेजी से पचता है उससे। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है, भी कथन है ना। ऐसा उन्होंने किया है और ये पाया है कि भैया जो पेट के अंदर जो पाचन रस होते हैं वो जरा तेजी से भोजन को पचाते हैं। तो बिल्कुल ये पहला वाला अभिकथन आपका सही होगा। कारण क्या बताया भैया उनने? कारण हम देख लेते हैं। पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का होता है और पेट की मांसपेशियां भोजन को लगातार मथती रहती है जिससे एंजाइम भोजन में अच्छी तरह मिल जाते हैं। क्या यह कारण सही है क्या? तो हम यहां पर देखेंगे बिल्कुल आपका जो पेट के अंदर का तापमान होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस होगा और पेट की मांसपेशियां भोजन को लगातार क्या करती रहती है? मथती रहती है ना, कून करती रहती है, जिसमें एंजाइम भोजन में अच्छी तरह क्या हो जाता है? मिल जाता है। इस वजह से जो अंदर आपका जो पेट के अंदर तेजी से पचता है। तो आपका जो कारण हो गया वो भी क्या हो गया? सही हो गया। इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश में मामिडी टंडरा जिसे आम पापड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? आम पापड़ को मामिडी टंडरा कहते हैं या फिर आम पापड़, समझिएगा दोनों एक ही बात है। बनाने के लिए खास तौर पर पके हुए आमों का चयन किया जाता है। जो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जो आम पापड़ बनाए जाते हैं उसमें जो पके हुए आम है उसका चयन किया जाता। क्यों किया जाता पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। पके हुए आमों में रेसे कम होते हैं और गूदा अधिक मीठा होता है जो आम पापड़ की परतें जमाने के लिए आदर्श है। तो आप यहां पर देखेंगे जब आम पापड़ की प्रक्रिया को समझेंगे तो बिल्कुल यहां पर खास तौर पर जो पके हुए आम होते हैं उसका ही चयन किया जाता है आंध्र प्रदेश में। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो रेसे होते हैं वो बहुत कम होते हैं और जो उसका गूदा होता है आपने देखा होगा जब आम पक जाता है तो मीठा होता है ना, तो अधिक मीठा होता है और आम पापड़ के परते जमाने के लिए क्या होता है? आदर्श होता है। तो बिल्कुल कारण भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा जो आर है वो आपका क्या? ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा भैया अभिकथन यहाँ पर कि खिलाड़ी या मैराथन धावक दौड़ के दौरान और बाद में ग्लूकोज का पानी पीते हैं। बिल्कुल पीते हैं, आपने देखा हुआ, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर मैराथन धावक हो, उन्हें ऊर्जा चाहिए वहां पर, है ना। यानी कि उनका शरीर जो है वो कहीं ना कहीं
ऊर्जा जब खिलाड़ी खेलता है, मैराथन धावक दौड़ता है, तो ऊर्जा की कमी होती है, वो थक जाता है। उस थकान को दूर करने के लिए, यानी ऊर्जा उसे प्राप्त करनी है इंस्टेंटली, तो ग्लूकोज का उपयोग करता है, यानी उसको पानी मिलाकर पीता है। तो अभी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ये सही व्याख्या कर रहा है? क्या कारण आपका ये देख लेते हैं। ग्लूकोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसे पचने में बहुत समय लगता है, जिसे लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है, जिससे कि, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ये क्या होता है? सरल शर्करा होता है। शर्करा होता है, क्या होता है? सरल शर्करा होता है, जो तुरंत ही आपकी जो बॉडी है उसमें ये अवशोषित हो जाता है, यानी कि जो सीधे रक्त होता है उसमें ये अवशोषित हो जाता है और तुरंत ऊर्जा देता है। चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर मैराथन धावक हो, उसे तुरंत ऊर्जा मिलती है और जो वो ऊर्जा है वो लंबे समय तक चलती है। तो ये जो कारण हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आपका अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आरती की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसका हीमोग्लोबिन स्तर कितना है? 8 था, जिसे डॉक्टर ने एनीमिया बताया। यानी कि आपने यदि एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो वहां पर जो सामान्य रेंज बताई गई है वो 12 से 16 बताई गई। कितनी बताई गई? 12 से 16। 12 से नीचे होगी तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, यानी 11 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी बुक की हम बात करें तो 12 से 16 बताई गई है। लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन का स्तर कितना बताया गया है भैया? 8 बताया गया है। जब हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है तो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एनीमिया बताया गया है, तो बिल्कुल आपका जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कारण उससे सही मैच करता है क्या। तो यहाँ पर बताया गया है कि एनीमिया केवल आयरन की कमी से नहीं होता, बल्कि यह मच्छर के काटने से फैलने वाला एक संक्रमण है। क्या ये सही है? क्या आपने देखा होगा कि एनीमिया क्या मच्छर के काटने से होता है क्या? तो नहीं होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया वगैरह होता है, ना कि यहाँ पर मच्छर के काटने से आपका एनीमिया होता है। एनीमिया किससे होता है? आपके जो हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से होता है, जो कि यहाँ पर बताया गया। साथ में यहाँ पर मच्छर के बारे में बताया गया, यानी कि कारण आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मच्छर के काटने से क्या फैलता? मलेरिया फैलता है। मलेरिया बीमारी होती, ना कि एनीमिया। तो यहाँ पर आपका एक कथन सही हो जाएगा अभिकथन, और आर गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या? तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहां पर कह रहा है भैया कि भोजन को पकाने के 4 मुख्य तरीके होते हैं। एक होता भुनना, उबालना, तलना और सेकना। बिल्कुल सही है। भोजन के 4 प्रमुख तरीके होते हैं। भुनकर आप खा सकते हैं, उबालकर आप खा सकते हैं, तलकर आप खा सकते हैं और सेक कर भी आप खा सकते हैं। कारण क्या है इसका भैया? कारण देख लेते हैं। भोजन पकाने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कच्चा भोजन पके हुए भोजन से हमेशा बेहतर होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो भोजन होते हैं वो कहीं भूनकर खाए जाते हैं, कोई उबालकर खाया जाता है, कोई तलकर या सेक कर। ऐसा नहीं है, हर भोजन कच्चा नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसको पकाने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कारण है वो यहाँ पर गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका अभिकथन आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर भोजन की बात की जा रही है तो मुझे आपका वो टेपियोका वगैरह की याद आ रही है, तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि कहते हैं ना, केरल में क्या खाया जाता है? टेपियोका खाया जाता है उबाल कर, है ना। और टेपियोका कैसे खाया जाता है? उबाल कर खाया जाता है। और किसके साथ खाया जाता है? करी के साथ खाया जाता है। और हांगकांग में लिंग हू फेन, सांप का मांस खाया जाता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। सरसों से तेल की बनी मछली कहाँ खाते हैं भैया? तो कश्मीर में खाते हैं। नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली कहाँ खाते हैं? तो ये गोवा में खाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रश्न आ गया सामने तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे। अभिकथन देखेंगे भैया कि मिर्ची के बीज दक्षिण अमेरिका से भारत आए, जबकि सोयाबीन के बीज चीन से आए। क्या ये सही है क्या? तो हम देखेंगे, बिल्कुल आपका जो दक्षिण अमेरिका है उससे मिर्ची आई, जो मिर्ची भी है और हरी मिर्ची वगैरह भी है, साथ में आपका टमाटर, आलू, ये सभी कहां से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से आए। तो आपका अभिकथन ए सही हो गया। कारण देखते हैं भाई, कारण क्या है? पौधे स्वयं चल नहीं सकते, लेकिन उनके बीज हवा, पानी, जानवरों और मनुष्यों यानी कि व्यापारी द्वारा लंबी दूरी तेज यात्रा करते हैं। यानी कि ये कैसे आए वो यहाँ पर कारण बताया गया। बिल्कुल, पौधे आपने देखा स्वयं चल नहीं सकते, वो या तो बीज हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, जानवर या जो मनुष्य व्यापारी होते हैं वो उनको लंबी दूरी तक ले जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उनका व्यापार करते हैं। तो बिल्कुल आपका कारण क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है। तो ए और
आर दोनों सही तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अमेरिका से पूछे कि भाई दक्षिण अमेरिका से या फिर पूछ ले कि मिर्ची, टमाटर, आलू, हरी मिर्ची ये कहां से लाया गया है, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका से लाया गया है। गोभी और मटर के बारे में पूछ ले तो ये यूरोप से लाया गया है। कॉफी के बारे में पूछ ले या फिर भिंडी के बारे में पूछ ले तो ये अफ्रीका से। सोयाबीन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चीन से लाया गया है। और भारत के बारे में पूछ ले कि भारत में क्या क्या है, तो यहाँ पर आपका मूली हो गया, बैगन हो गया, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और जो मेथी होती है सभी भारत में ही पाई जाती है, इसने बाहर से नहीं लाया गया है। तो जो मैंने आपको बताया वो भारत की है। बाकी मैंने दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और चीन के बारे में भी आपको बता दिया कि यहाँ से क्या लाया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन दे रखा कि पानी में पूरी तरह से डूबे हुए चने के बीज अंकुरित नहीं होते हैं, जबकि गीले कपड़े में बंधे बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो व्यायाम वगैरह करता है या फिर जो जिम वगैरह जाता है या फिर जो अपनी शरीर से मेहनत करता है तो उनको देखा होगा वो अंकुरित बीज खाना पसंद करेंगे। तो कैसे करते हैं, वो गीले कपड़े में बांधते, ना कि आपने देखा होगा वहां पूरी तरह से उसमें नहीं डुबाते पानी में, क्योंकि वो अंकुरित नहीं होंगे, है ना। तो उनको क्या करेंगे, वो गीले कपड़े में बांधेंगे और बीज जल्दी उससे क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। तो आपका अभिकथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण क्या है इसका भैया, बीजों को अंकुरण के लिए नमी, पानी के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, हवा की भी आवश्यकता होती है। और पानी में डूबे बीजों को हवा नहीं मिल पाती। आपने देखा होगा पानी में यदि आप वो डुबो देते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर हवा उसको नहीं मिलेगी, जिससे वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, है ना। उस वजह से यहाँ पर पानी में डूबे बीजों को हवा नहीं मिल पाती, इस वजह से पानी में उन्हें नहीं डुबोते, यानी कि वो अंकुरित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ए भी सही है और आर भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अभिकथन दे रखा है कि यहाँ ब्रेड को कुछ दिनों तक नम और बंद डिब्बे में रखा जाता है तो उस पर हरे काले धब्बे यानी कि जो फफूंदी होती है वो दिखाई देने लगती है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा, या फिर यहाँ पर ब्रेड की बात नहीं करते हैं, और भी चीजें यदि हम रखते हैं तो कुछ दिनों यानी कि उसको ऐसे छोड़ देंगे तो बिल्कुल उसमें आपको देखेंगे तो फफूंदी लग जाएगी, है ना। यानी कि उसे हम हरे काले धब्बे भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आपको दिखाई देगी, यानी कि वो खराब हो जाएगी। तो अभिकथन आपका बिल्कुल सही है। क्या कारण है, फफूंदी के बीजाणु हवा में मौजूद होते हैं और जब उन्हें नमी और भोजन यानी कि ब्रेड मिलता है तो वो तेजी से बढ़ते हैं। तो बिल्कुल फफूंदी जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, हवा में मौजूद होते हैं, और जब उन्हें नमी और जो भोजन, कोई सा भी भोजन हो, ब्रेड ही जरूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेड एक उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। यदि भोजन किसी प्रकार का भी भोजन हो, यदि वो काफी समय से रखा हुआ है तो उसमें फफूंदी जम जाएगी, यानी कि हवा में मौजूद होती है और वो तेजी से बढ़ने लगती है। तो कारण भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम अपनी जीभ को एक साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें और फिर उस पर चीनी रखे तो हमें कोई स्वाद नहीं आएगा, क्या ये अभिकथन सही है क्या। अब अभिकथन के साथ साथ पहले हम यहाँ पर कारण देख लेते हैं। कारण क्या है भैया, कि हमारी स्वाद कलिकाएं केवल तभी काम करती जब भोजन लार में घुलकर तरल रूप में उन तक पहुंचती है। तो यहां पर देखिए अभिकथन की हम बात करें तो जीभ को यदि हम साफ कपड़े से पोंछते हैं और यदि उसको सुखा लेते हैं तो आप देखेंगे जीभ में पानी होता है, जिसे हम लार भी कहते हैं ना, लार होता है। और वो लार में जो स्वाद, जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो उसका जो स्वाद है वो हमारा मस्तिष्क चयन करता है किस प्रकार का ये स्वाद है। यदि हम उसे पोंछ लेंगे, साफ कर लेंगे, तो वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि उसके स्वाद के बारे में हमें किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से ये जो आपका अभिकथन है और कारण है दोनों ही क्लियर है, यानी कि सही है कि हमारी स्वाद कलिकाएं केवल तभी काम करती जब भोजन लार में घुलकर तरल रूप से उन तक पहुंचती है। तो आपका कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन आपका दे रखा है कि दामजी भाई जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, ये सब्जियों के बीजों को सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते हैं। यहां कारण देख लेते हैं कि यह देसी तरीका बीजों को कीड़ों और नमी से सुरक्षित रखता है ताकि वे अगले साल बुआई के लिए काम आ सके। तो ये जो तरीका है
ये पहले हुआ करता था, है ना। ये तरीका क्या है, पहले हुआ करता था, यानी कि जो सब्जियों के बीजों को सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे। क्यों लगा देते थे? क्योंकि उन बीजों को कीड़ों और नमी से सुरक्षा करना होता था, है ना, ताकि वो अगले साल बुआई के लिए काम आ सके। यानी कि आपका अभिकथन भी सही है और आपका यहाँ पर कारण भी सही है। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो भोजन है ना, भोजन के जो 10 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम आश्रय की बात करेंगे, यानी कि थीम 3 की बात करेंगे आश्रय की। अब आश्रय से संबंधित यहाँ पर 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, और पहला प्रश्न है आपका आश्रय से कि लद्दाख में घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं और उन पर मिट्टी व चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती भाई, क्या कारण है? यदि कारण सही होगा तो आपका कारण भी यहाँ पर, यानी कि ए और आर दोनों सही होंगे। तो कारण हम देखेंगे, मिट्टी और चूने की परत दीवारों को मजबूती देती है और कीड़ों को पत्थरों के बीच घुसने से रोकती है। तो क्या भैया ए और आर दोनों सही है? तो कह सकते हैं बिल्कुल सही है। जो लद्दाख के घर होते हैं वो किसके होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो पत्थरों के होते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं और उन पर मिट्टी व चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? पहले तो ये मिट्टी और चूने की परत चढ़ाने का माध्यम होगा, क्या होगा भैया, कि वो दीवार जो होती है मजबूत होती है, और साथ में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बीच की जो दरारें होती हैं उसमें जो चूने से और मिट्टी से लेप लगा देते हैं, जिससे कि उसके बीच में जो दरारें होती है वो पुर जाती है, उससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो घुस नहीं पाते हैं, घुसने से भी वो रोकती है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर भी पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जो लद्दाख के घर होते हैं वो अक्सर कितने मंजिल के होते हैं भैया? पत्थरों के 2 मंजिल के होते हैं। जो पहली मंजिल होती है उसमें खिड़की वगैरह कुछ नहीं होती, जो सामान होता है घर का या फिर जो जानवर होते हैं उसको रखा जाता है, और साथ में जो सेकंड मंजिल होती है उसमें सदस्य जो परिवार होता है वो रहता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। असम के मुलांग गांव के घर जमीन से 10 से 12 फीट, है ना, यदि फीट में बात करें 10 से 12 फीट, और मीटर में हम बात करें तो 3 से 3.5 मीटर ऊपर मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्या ये सही बात है? क्या वहां पर ऐसा होता है? तो बिल्कुल होता है। वहां पर क्या होता है, जमीन से 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊपर मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं असम में। तो जो आपका अभिकथन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो पूरा घर होता है लकड़ी का होता है या फिर बांस का बना होता है, और जो भीतरी दीवारें होती है वो भी किसकी होती है? लकड़ी की होती है। ठीक, आगे कारण हम जाने तो असम में बहुत अधिक बारिश होती है, जिससे जमीन पर पानी भरने और बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। तो बिल्कुल इसी कारण यहाँ पर ऐसा होता है, जो मजबूत बांसों के खंभों पर बना होता है उसके ऊपर घर बनाया जाता है। यानी कि 10 से 12 फीट का जो बीच का जो जगह है वो ऐसे ही छोड़ दी जाती है, ताकि पानी वानी का भराव हो तो वो घर के ऊपर तक ना आए, वो खाली जगह छोड़ दी जाती है, उसके ऊपर से घर बनाना ये स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहां पर भी आपका ए और आर दोनों सही है, तो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। उसको छत कैसी होती है, इसकी ढलानुमा होती है कि पानी यहाँ पे आए तो वो रिसक कर बाहर चला जाए। ठीक है, तो छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी आसानी से बह जाए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और इनके प्रवेश की हम बात करें तो घर में जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी होती है। क्या होती है? वहां पर भी लकड़ी की सीढ़ियां होती है, जिससे रात में हटा भी दी जाती, जैसे कि जो जंगली जानवर होते हैं या फिर यदि चोर वगैरह आ जाते हैं तो ऊपर ना चढ़ सके, तो वो जो सीढ़ियां होती है उसको भी ऊपर खींच लेते हैं, यानी कि हटा लेते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन देख लेते मनाली का, यानी कि हिमाचल प्रदेश का। इसमें पत्थर और लकड़ी के बने घरों की छतें ढलवा होती है। क्यों होती है? कि मनाली एक पहाड़ी इलाका है जहां भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होती है। तो यहां पर हम देखेंगे तो बिल्कुल सही है। यहां पर मनाली यानी हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो इनके घरों की जो छत होती है वो ढलवा होती है, और किसकी बनी होती है? पत्थर और लकड़ी की बनी होती है। कहां पर? मनाली हिमाचल प्रदेश में। क्यों बनी होती है? क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है, बारिश के साथ साथ बर्फबारी होती है, और ये कहां पर है इलाका? पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अभिकथन कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लोग मिट्टी की बहुत मोटी दीवारों वाले घरों में रहते हैं, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। कारण क्या है भैया? मिट्टी उष्मा का कुचालक है,
इसलिए मोटी दीवारें बाहरी गर्मी को अंदर आने से रोकती है और घर को ठंडा रखती है। क्या ये कारण सही है क्या? पहले हम अभिकथन को देखेंगे, क्या ये अभिकथन सही है क्या? तो बिल्कुल सही है। राजस्थान का जो तापमान होता है वो लगभग 45 से 50 डिग्री होता है। कितना? 45 से 50 डिग्री होता है। तो इसके हिसाब से जो राजस्थान में घर होते हैं वो मिट्टी की बहुत मोटी दीवार होती है। वो जो दीवार होती है वो कैसी होती? बहुत मोटी होती। और उनकी छतें कैसी होती हैं? कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। अब क्यों होती मिट्टी से भाई? मोटी दीवारें क्यों होती मिट्टी की? तो वो मिट्टी की जो मोटी दीवार होती है, जो गर्मी होती है, उसको अंदर आने से रोकती है। यानी कि मिट्टी उसमें का क्या है? कुचालक है। और ये घर को क्या रखती है? जो मोटी दीवार होती मिट्टी की, घर को ठंडा रखती है। यानी कि आपका अभिकथन भी सही है और यहाँ पर कारण भी बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। साथ में जब ये घर बना लेते हैं और जब थोड़ा बहुत समय होता है तो उसे गोबर से लिपाई भी करते हैं। क्यों करते हैं? ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका मुख्य कारण है कीड़ों को दूर रखना, ना कि सुंदरता बढ़ाना। कहते हैं ना कि सुंदरता बढ़ती नहीं, वो कीड़ों को दूर रखने वाली एक प्रोसेस होती है, गोबर की लिपाई होती है। आजकल ये बहुत आम बात नहीं रह गई है, सबने पक्के मकान बना लिए हैं, लेकिन पहले ऐसा ही होता था, गोबर की लिपाई होती थी, है ना? वो क्यों होती थी? कीड़ों को दूर रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अभिकथन पढ़ेंगे हम अगले प्रश्न का कि कश्मीर के हाउसबोट और कुछ पुराने घरों की छतों पर लकड़ी की खास नक्काशी होती है, जिसे खत्मबंद कहते हैं। क्या ये अभिकथन सही है क्या? इसका कारण हम देख लेते हैं, उसके बाद दोनों पर चलेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। यह नक्काशी एक जिंग सा पहेली जैसी दिखती है और यहाँ पर्यटकों को आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा भैया ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि यदि अभिकथन को हम देखें, कश्मीर के हाउसबोट और कुछ पुराने घरों की छतें जो होती हैं वो लकड़ी की खास नक्काशी होती है, जिसे सख्त बंद कहते हैं। तो ये वाला जो विकल्प होगा, यानी कि आपका जो अभिकथन है, ये बिल्कुल सही होगा। क्या ये कारण से मैच कर रहा है क्या? वो हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे तो पूछा गया सख्त बंद क्यों होती है। पूछा क्या गया है अभिकथन में? सख्त बंद का कारण यहां पर बताना था, लेकिन यहां पर आप कारण में देखेंगे तो किसी प्रकार से सख्त बंद का कारण नहीं बताया गया है। जो सख्त बंद है वहां की संस्कृति और वास्तुकला का हिस्सा होता है, ना कि वहां पर देखने के कारण बनाई गई है। तो ये जो आपका अभिकथन है ये कारण से मेल नहीं खा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर सख्त बंद के बारे में बताना था, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया। यहाँ पर सीधा सीधा बता दिया गया कि यहाँ नक्काशी एक जिंग सा पहेली जैसी दिखती है और यहाँ पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ये कारण यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जो सख्त बंद है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वहां की क्या है कि ये संस्कृति और वास्तुकला का हिस्सा है, ना कि दिखने के कारण बनाई गई है। तो कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अभिकथन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि ए तो सही है, कारण गलत नहीं हो, कारण भी सही होगा, है ना? क्योंकि बात यहाँ पर इसी की जा रही है, सख्त बंदी की, यानी कि कश्मीर का हाउस बोट की बात की जा रही है। तो ये भी सही है, यानी कि आपका अभिकथन भी सही है, कारण भी सही, लेकिन यहाँ पर जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? अभिकथन का आपका अभिकथन यानी कि ए सही है और आर सही है, दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना? कारण गलत नहीं है, थोड़ा सा मैं शायद बीच में बोल दिया था, कारण इसका गलत नहीं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हाउस बोट लिखा हुआ है, तो इसकी हम बात करें तो ये 80 फीट तक लंबे और 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं। यदि पूछे आपसे, यदि कूट में विकल्प दे तो आपको पता होना चाहिए ये 80 फीट तो लंबे होते हैं और 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? हाउस बोट की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न के अभिकथन को देखते हैं कि भाई चांगपा जनजाति अपने तिकोन टेंट, जिन्हें वे रेबो कहते हैं, को अत्यधिक ठंडा यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस में भी रहने योग्य होते हैं। हम कारण देखेंगे, उसके बाद दोनों को समझेंगे। कारण क्या भैया इसका? कि रेबो टेंट जो याक के बालों से बुनी हुई पट्टियों को सिलकर बनाया जाता है, जो बहुत मजबूत होती है और हवा को रोककर गर्मी बनाए रखती है। क्या अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है क्या? इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। चांगपा जनजाति के बारे में आपने सुना होगा, ये लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर रहती है। जहां पर बर्फीली हवाएं चलती, वहां पर ये चांगपा जनजाति रहती है। और ये जहां पर रहती है, यानी कि जो टेंट होता है वो किसका होता है? इनका रेबो का, यानी कि उसका नाम क्या है? रेबो। एक नाम और लिया जाता है इनके साथ में, लेखा।
अब लेखा क्या भैया, जैसे कि जहां पर ये रहते हैं उसे रेबो कहते हैं, और जहां पे ये अपने भेड़ बकरी, जैसे कि आपको पता होगा कि चांगपा लोग किसको पालते हैं, तो पश्मीना बकरी को, ये नाम सुना होगा आपने और सभी ने सुना होगा पश्मीना बकरी के बारे में। किसको पालते हैं भैया, पश्मीना बकरी को पालते। तो जहां पर इनकी जो बकरियां और भेड़ों को भी पाला जाता है, जहां पर इनको रखा जाता है बकरी और भेड़ों को, तो उसको क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। और उनकी दीवार की बात करें तो इनकी जो दीवारें होती हैं वो पत्थरों से बनाई जाती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, लेखा। और जहां पर ये रहते हैं उसे क्या कहते हैं, रेबू। ये सीधा सीधा प्रश्न में पूछा जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यानी कि आपका जो पहला अभिकथन है ये तो आपका बिल्कुल सही हो गया। और कुछ जानकारी थोड़ा सा देना चाहूंगा कि जो चांगपा लोग होते हैं वो पश्मीना शाल बनाते हैं, यानी पश्मीना बकरी के ऊपर जो उनके बाल होते हैं उससे क्या बनती है, सॉल बनती है। तो जो हमारे पास में जो स्वेटर वगैरह होती है उनसे 6 स्वेटर जितनी गर्म होती है, यानी कि एक पश्मीना शाल यदि आपने ले ली, तो ऐसा पूछा जाता है कितने स्वेटर जितना गर्म होती है, तो 6 स्वेटर, है ना, ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और एक सोल बनाने में कितने घंटे लगते हैं ये भी पूछा जाता है, 250 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 250 घंटे लगते हैं। और जहां पर ये बकरियां और भेड़ों को रखते हैं उसे लेखा कहते हैं, और जहां पर ये खुद रहते हैं उसे रेबो कहते हैं। और ये घुमंतु प्रकार की जनजाति होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये जाती रहती है। तो कारण हम देखें, रेबो टेंट याक के बालों से बुनी गई पट्टियों से सिलकर बनाया जाता है, जो बहुत मजबूत होती है और हवा को रोककर गर्मी बनाए रखती है। बिल्कुल, यदि यहाँ पर रहने योग्य रहते हैं तो ये इन्हीं की वजह से होता है, याक के बाल की वजह से रहता है। तो यहाँ पर कारण भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इसकी वजह से ए और आर दोनों सही है, और तथा आर क्या है, ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन है आपका, कोयल पक्षियों की दुनिया में एक अनोखा उदाहरण है क्योंकि वहां अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। आपने देखा कोयल को घोंसला बनाते हुए क्या, आपने कोयल को घोंसला बनाते देखा क्या, पढ़ा है आपने पक्षी के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा नहीं, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि वो अपना घोंसला नहीं बनाती। तो अभिकथन क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही हो गया। अब कारण देख लेते भैया, कारण क्या है इसका। कोयल एक परजीवी पक्षी है जो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, और कौवा उन्हें अपने अंडे समझकर सेता है और बच्चे को पालता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। आपने देखा होगा कोयल कहां पर अपने अंडे देती है, आपने पढ़ा होगा। तो जो कौवा का घोंसला होता है, कौवे के अंडे और जो कोयल के अंडे होते हैं सेम है, यानी कि उसमें फर्क नहीं कर पाता, और वो उसको पालता भी है, उस अंडे को संभालता भी है। तो कारण भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौवे की घोंसले की हम बात करें तो इसका जो घोंसला होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर होता है। देखिए, सबसे ऊंचे पेड़ पर और सबसे ऊंची डाल दोनों अलग अलग है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल, आपको याद रखना, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, कौवा बनाता है, और घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी होती है। इसमें 2-3 चिड़िया के बारे में और मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि यहाँ पर बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए। दर्जिन चिड़िया, दर्जिन से दर्जी याद रखिएगा, जैसे दर्जी कपड़े सिलता है वैसे ही ये पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है दर्जिन चिड़िया, है ना, नुकीली चोंच से। वीवर पक्षी के बारे में पूछा जाता है, और जैसे बया पक्षी भी कहते हैं, ये सभी नर घोंसले बनाते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है वीवर पक्षी के बारे में, जो इनके घोंसले बनाते हैं। जो अलग जो चिड़िया होती है वीवर पक्षी के अलावा, उसमें जो मादा है वो अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर नर घोंसले बनाते हैं, और एक नहीं बनाते हैं, कई घोंसले बनाते हैं। उसमें जो मादा वीवर पक्षी है वो आती है, और उसमें से जो उसको सबसे अच्छा लगता है, यानी कि जैसे 10 से 12 या 15 20 जो भी बनाते हैं ना, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो इनमें से जो उसको सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है और वही अपने बच्चों को पालती है ना। वो चयन कौन करती है, मादा करती है। जैसे कि एक बसंत गोरी और फाख्ता पक्षी के बारे में भी आपको बता देता हूं। फाख्ता जो पक्षी होता है कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की जो झाड़ियां होती है वहां पर अपना घोंसला बनाता है, और जो बसंत गोरी है वो पेड़ के तने में जो गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाती है। तो कुछ पक्षियों के बारे में आपको पता होना चाहिए जिनके बारे में मैंने बताया है, वो इंपोर्टेंट है सीटेट एग्जाम की दृष्टि से। अब यहां पर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अभिकथन है कि एस्किमो लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के घर, जिसे हम इग्लू कहते हैं, में रहते हैं और अंदर ठंड महसूस नहीं करते बाहर की तुलना में। कारण क्या है भैया उसका, बर्फ की ईंटों के बीच फंसी हवा और बर्फ खुद उष्मा की कुचालक होती है जो शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। क्या यह सही है? क्या आपने इग्लू का घर देखा होगा? नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं। ये जो घर बने होते कहां पर बने होते, जहां पर बर्फ पाई जाती है, और ये बर्फ से ही बने हुए घर होते हैं, है ना। अब यहां पर कह रखा है कि भैया
एक्सिमो लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के घर इग्लू में रहते हैं क्या, और अंदर ठंड महसूस नहीं करते हैं बाहर की तुलना में, तो बिल्कुल सही। जो इग्लू का घर वो इसी हिसाब से बनाया जाता है कि वो गर्माहट बनी रहे। गर्माहट कैसे बनी रहेगी, आपके शरीर की जो गर्मी होती है उससे, उसकी गर्मी बाहर नहीं जा पाती है ना, और वही गर्मी उसके अंदर रहती, क्योंकि जो बर्फ होती है खुद उष्मा की कुचालक होती है ना, तो जो शरीर की गर्मी होती है बाहर जाने से वो रोकती है। तो कारण भी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा भैया यहां पर अभिकथन कि पुराने समय में मिट्टी के घरों के छतों में नीम और कीकर की लकड़ियों का उपयोग सहतीत के रूप में किया जाता था। यहां पर नीम का पेड़ तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहां पर कीकर लिखा हुआ है। कीकर यानी कि बबूल, बबूल का पेड़ आपने देखा है, उसी को कीकर कहा जाता है ना। और आपने पुराने घरों में देखा होगा हमेशा बबूल का जो लकड़ियां होती है, यानी कि उसके जो पटिये होते हैं अपनी भाषा में बोले तो, है ना, वो ज्यादा अधिकतर आपने देखे होंगे या फिर नीम के देखे होंगे, क्योंकि इसमें जो दीमक होती है वो नहीं लगती है, चाहे बबूल का पेड़ हो या फिर नीम का पेड़ हो, है ना। और सहतीत, सहतीत का मतलब होता है बीम, जैसे कि अभी हम बीम वगैरह डालते हैं ना सीमेंट का, इससे पहले बीम जो डलते थे वो आपके कीकर के या फिर नीम के पेड़ों के तने जो होते हैं, जो अच्छे मजबूत होते हैं, उनके डलते थे, है ना। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि पुराने समय में मिट्टी के घरों की छतों में नीम और कीकर यानी कि जो बबूल का पेड़ होता है उनकी लकड़ियों का उपयोग सहतीत के रूप में किया जाता था क्या, तो बिल्कुल किया जाता था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कारण क्या था उसका, कि नीम और कीकर की लकड़ियों में एक विशेष गुण होता था कि इसमें दीमक नहीं लगता था, बिल्कुल, चाहे नीम की लकड़ी ले लीजिए या फिर कीकर, या फिर कह सकते हैं कि जो बबूल की लकड़ियां हैं वो ले लीजिए, उसका विशेष गुण था कि उसमें क्या नहीं लगता था भैया, दीमक नहीं लगता था, वो सालों साल चला करती थी। इसका मतलब क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो गया। अगला प्रश्न, अभिकथन ए, अब हम गली मोहल्लों में बंदरों का नाच या भालू का खेल नहीं देखते। आपने देखा होगा पहले ये चीजें बहुत हुआ करती थी, है ना, आए दिन आपको देखने को मिलता था, गली मोहल्लों में बंदर आ जाता था नाच, या फिर भालू को ले आते थे और खेल के माध्यम से वो अपने जीविका यानी जीवन यापन करते थे। अब वो चीजें नहीं देखने को मिलती, क्यों नहीं देखने को मिलती, क्या कारण है भैया, कि सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जंगली जानवरों को पकड़ने और मनोरंजन के लिए रखने पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि क्रूरता रोकी जा सके। तो ऐसा बिल्कुल हुआ है, सरकार ने क्या करा है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो जंगली जानवर होते हैं उनको पकड़ना और मनोरंजन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, ताकि जो क्रूरता उनके साथ होती है वो रोकी जा सके। यानी कि आपका अभिकथन भी और कारण भी दोनों ही सही है, तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है, तथा आर क्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे, अब यहां पर जो 30 प्रश्न है वो आपका परिवार एवं मित्र, भोजन और आश्रय के टोटल 30 प्रश्न यहां पर समाप्त हो चुके हैं। अब थीम 4 आ चुकी है, यानी कि जल। अब जल के यहां पर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, है ना, अभिकथन और कारण के। तो यहां पर क्या कह रहा भैया, आपका 31वां प्रश्न यानी थीम का पहला प्रश्न, कि एक जल का पहला प्रश्न है ना, कि एक व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता वहां भी मृत सागर में डूबता नहीं है, बल्कि सतह पर आराम से लेट सकता है। यहाँ पर जो मृत सागर है उसके बारे में बात की जा रही है, कि जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है वो भी मृत सागर में आसानी से तैर सकता है, यानी कि वो ऐसा भी पड़ा रहे आराम से भी तो भी वो डूबता नहीं। इसका कारण क्या है भैया, कि मृत सागर का पानी दुनिया का सबसे खारा पानी है, क्या बिल्कुल सही है। लगभग 300 ग्राम नमक प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितना ग्राम नमक निकलता है, वहां पर 300 ग्राम, ये भी बात सही है। जिससे इसका घनत्व बहुत अधिक हो जाता है और यह चीजों को ऊपर धकेलता है, यानी कि जो चीजें, कोई सी भी चीजें उसमें डाल दो, चाहे मनुष्य हो या कोई सी भी चीजें, उसको कभी नहीं डुबाता है, ऊपर वो तैरती रहती है। तो ये बिल्कुल सही अभिकथन कारण से मैच खा रहा है ना, यानी कि जो मृत सागर के बारे में कारण बता रहा है वो बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रश्नों के जो आंसर है वो पहले ही आ रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभिकथन है और जो कारण है, अभिकथन यदि आपका सही है तो उसका कारण बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, उससे तालमेल खाना चाहिए ना, तो दोनों आंसर आपके यानी कि ए और आर दोनों सही होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी, जैसे कि कूलर हो गया और आपका गड्ढा हो गया, है ना,
में मिट्टी का तेल या फिर तेल डालने की सलाह दी जाती है। आपने देखा होगा कूलर या फिर गड्ढे जो होते हैं उसमें जो मिट्टी का तेल होता है उसको यदि आप डाल देते हैं तो उसमें जो मच्छर यदि पनप गए हैं तो वो मर जाते हैं, यदि नहीं पनपे हैं तो वहां पर कभी मच्छर नहीं पनपते। उसका कारण क्या भैया कि तेल पानी की सतह पर एक पतली परत बना लेता है जिससे पानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और मच्छरों के लार्वा सांस न लेने के कारण मर जाती है। यदि उसमें पहले से मच्छरों के लार्वा है तो इसी कारण मर जाते, क्योंकि तेल पानी की सतह पर क्या एक पतली परत बना लेता है जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और मच्छरों को वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे कि वो मर जाते हैं। तो बिल्कुल कारण सही है, तो अभिकथन यहां पर भी सही है और कारण यहां पर भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान से आए यात्री अल बिरूनी ने अपनी किताब में भारतीय लोगों की तालाब बनाने की कला की बहुत प्रशंसा की। आपने देखा होगा कि अल बिरूनी भारत आए थे और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसमें तालाब बनाने की जो कला है उसकी काफी प्रशंसा की गई थी। क्यों की गई थी, कारण यहां पर आपको बताना है। उन्होंने देखा कि भारतीय लोग भारी पत्थरों पे लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर पक्के चबूतरे बनाते हैं जो उनके देश में नहीं था। बिल्कुल यहां पर कारण भी आपका सही है, अभिकथन भी सही है, तो यहां पर भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक अभिकथन और कारण दे रखा है। अभिकथन कह रहा है कि भाई कठोर जल में कपड़े धोने पर साबुन ज्यादा खर्च होती है और झाग कम बनता है। हार्ड वाटर के बारे में यहां पर बात की जा रही है। कारण क्या है भैया उसका, कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं जो साबुन के साथ प्रतिक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। क्या यह सही है क्या, तो यहां पर हम देखेंगे तो बिल्कुल सही है। कठोर जल में कपड़े धोने पर साबुन ज्यादा खर्च होती है, उसमें झाग कम बनता है, यह अभिकथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके कारण क्या भैया, ठोस जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना, जो साबुन के साथ प्रतिक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बनाता है। तो ये बिल्कुल आपका कारण भी सही है, तो यहां पर भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहां पर अधिकतर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पहला वाला आंसर आपको दिख रहा होगा सही, तो आप ऐसा नहीं है कि प्रश्न में पढ़े नहा और पहले ही विकल्प पे टिक कर दे कि ये ज्यादातर आता है और यही सही होगा, ऐसा नहीं है, है ना। प्रश्न किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आपको उसके बारे में आना चाहिए। यदि आप उसके बारे में जानते हैं तो आप अभिकथन और कारण के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं ना। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अगर हम गीले कपड़ों को फैलाकर डालते हैं तो वे जल्दी सूखते हैं बजाय इसके कि उन्हें सिकोड़ कर डाला जाता है। कोई सा भी कपड़ा होगा, यदि हम उसको सिकोड़ कर डालेंगे, यानी कि जैसा कपड़ा है वैसे डाल दिया, तो सूखने में उसको टाइम लगेगा। यदि उसको हमने फैला दिया तो जाहिर सी बात है वो जल्दी सूखेगा, है ना। तो अभिकथन आपका यहाँ पर सही हो गया। क्यों है भैया ऐसा, कि जो सतह क्षेत्र है उसके बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि आपने उसको फैला दिया तो उसकी सतह बढ़ गई और वो आसानी से जो पानी है वो वाष्पीकरण होकर उसका जो पानी सूख जाएगा, यानी कि वो जल्दी सूख जाएगा। तो कारण आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर भी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के अलवर जिले की दड़की माई की समस्या का समाधान तरुण भारत संघ ने किया है। यदि आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो वहां पर दड़की माई के बारे में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तरुण भारत संघ भी वहां पर दिया था, तो इसके बारे में भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर अभिकथन के बारे में हम जाने तो राजस्थान के अलवर जिले की दड़की माई की समस्या का समाधान किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल तरुण भारत संघ के द्वारा किया गया था। तो पहला अभिकथन आपका सही होगा। किस प्रकार किया गया था, तो तरुण भारत संघ एक गैर सरकारी संस्था है जो पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करने और नए बांध बनाने का काम करती है। तो बिल्कुल तरुण भारत संघ जो है एक गैर सरकारी संस्था है जो कि पुराने जो तालाब होते हैं, है ना, जोहार जिसको बोला जाता है, यदि जो पुनर्जीवित यानी कि जो पहले से बने हुए हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही होगी तो उसको ये पुनर्जीवित करते हैं और नए बांध बनाने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और नाम आता है राजन सिंह का। किसका आता भैया, राजन सिंह। इनको क्या कहा जाता है, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि इनको भारत का जल पुरुष कहा जाता है। याद रखिएगा इनका नाम राजन सिंह ना। राजन सिंह को क्या कहा जाता है, जल पुरुष कहा जाता है भारत का। आगे बढ़ेंगे। अभिकथन ए, जब नदी पहाड़ से निकलती है तो उसका पानी साफ होता है, लेकिन शहरों से गुजरते हुए वहां गंदा और काला हो जाता है। क्या ऐसा होता है क्या, बिल्कुल, कि जब
पहाड़ से निकलती नदी तब तो साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे शहरों से गुजरने लगती है वैसे उसका पानी कैसा हो जाता है, गंदा और काला हो जाता है। तो अभिकथन आपका बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या बता रहा भैया यहाँ पर, शहरों में कारखानों का रसायन युक्त कचरा और घरों का सीवेज बिना उपचार के नदियों में बहा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अभिकथन कारण बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, पहला वाला आंसर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यानी कि आपका अभिकथन है कि पानी में तेल यानी कि जो ऑयल होता है वो डालने पर वहां पानी में घुलता नहीं है बल्कि सतह पर तैरता है। अभी हमने देखा था केरोसिन के बारे में कि जो केरोसिन का तेल होता है जिससे आप पानी में डालेंगे तो उसकी परत ऊपर जम जाती है, जिससे कि क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस परत से, और जो लार्वा होते हैं मच्छर के वो वहां पर मर जाते हैं, यानी कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो चाहे वो तेल केरोसिन का हो, पेट्रोल हो या फिर कोई सा भी तेल, यदि आप उसको पानी में डालेंगे तो वो उसमें घुलेगा नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यदि पानी में दूध डालेंगे तो घुल जाएगा, जैसे तेल होता है तेल डालोगे तो नहीं घुलेगा। उसका कारण क्या है, तेल पानी से हल्का होता है यानी कि कम घनत्व वाला होता है क्या, और यहाँ पानी के साथ अमिश्रणीय होता है क्या, तो बिल्कुल तेल जो होता है पानी से हल्का होता है। पानी से हल्की कोई सी भी चीज यदि पानी में डालेंगे तो वो उसमें डूबेगी नहीं, उससे क्या हो जाएगी, उसमें तैरेगी, जैसे कि तेल है ना। और यहाँ पानी के साथ क्या है, अमिश्रणीय है यानी कि वो घुलेगी नहीं। जैसे कि आपका मैंने अभी आपको बताया तेल, पेट्रोल, केरोसिन ये अमिश्रणीय है। मिश्रणीय हम जाने जैसे कि दूध, नींबू का रस, सिरका वगैरह ये सारी चीजें यदि आप पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगी। तो यहाँ पर क्या अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है क्या, एक दूसरे का कारण बता रहा, अभिकथन बिल्कुल बता रहा है, यानी कि यहाँ पर भी सही आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। एक घुलनशील ठोस होता है, जैसे कि आप पानी में नमक डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, फिटकरी डाल देंगे तो आसानी से घुल जाएगी। और एक अघुलनशील ठोस होता है, जैसे कि रेत, चक, पाउडर, पत्थर वगैरह सब बहुत सारी चीज होती है, यदि आप पानी में डालेंगे तो नहीं घुलेगी, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में टाका प्रणाली का उपयोग पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अब इसका कारण क्या है, क्यों किया जाता है भैया, कि टांका एक भूमिगत टैंक है जिसे आंगन में बनाया जाता है और छत के बारिश के पानी को पाइप द्वारा इसमें लाया जाता है। जैसे कि ये छत हो गई, छत में एक पाइप डाल दिया, पाइप का यहाँ पर एक गड्ढा खोद दिया, गड्ढे में वो पानी संग्रहित होता है ना बारिश का। तो ये क्या सही है क्या, तो बिल्कुल सही है भाई। राजस्थान में क्या है, पानी की कमी होती है ना, आपने देखा होगा वहां पर रेगिस्तान होता है राजस्थान में, तो वहां पर पानी की कमी होती है। तो उस वजह से ये छत में जो बारिश का पानी होता है इसको पाइप की मदद से वो अपने जो आंगन में टैंक होता है जिसे टाका कहते हैं ना, उसमें वो संग्रहित कर लेते हैं और आने वाले समय में उसे यूज करते हैं। तो बिल्कुल आपका अभिकथन कारण यहाँ पर भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पानी को लेकर अक्सर राज्यों और समुदायों के बीच विवाद होते रहते हैं। पृथ्वी पर पीने योग्य मीठा पानी बहुत सीमित मात्रा में है, कुल पानी का 3% से कम है। तो क्या ये सही है क्या अभिकथन, बिल्कुल पानी को लेकर आपने देखा होगा कई राज्यों में या फिर समुदायों के बीच विवाद होता है, तो आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। क्यों होता है कि जिसकी सीमित मात्रा होती है वहां अधिकतर विवाद होते ही हैं। तो पृथ्वी पर पीने योग्य मीठा पानी की हम बात करें तो कुल पानी का मात्र कितना, 3% से कम, यानी कि हम जाने तो मात्र 1% से थोड़ा बहुत ज्यादा ही पानी है पीने योग्य पानी हमारे पृथ्वी पर, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला हो जाएगा। यदि खारे पानी की हम बात करें तो लगभग 97% खारे पानी यानी कि समुद्र के पानी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ ग्लेशियर का पानी होता है, जैसे बर्फ की बात करें हम तो 2% होता है, और मात्र 1% हमारे जो नदी, तालाब, भूजल की बात करें तो मात्र 1% होता है, या थोड़ा बहुत इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता है ना। 3% से कम यानी कि 1% उसमें आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिकथन और कारण यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अब यहाँ पर 40 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 4 थीम आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे 5वीं थीम की, यानी कि यात्रा की, है ना। यहाँ पर लिखा नहीं है, शायद मैं लिख देता हूं, है ना। थीम 5 यात्रा। अब हम यहाँ पर यात्रा ट्रेवल्स की बात करेंगे, और इसमें पहला प्रश्न है कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष यान में थी तो उन्हें भोजन करने के लिए हवा में तैरते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ना पड़ता था, क्या यह सही है क्या। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब अंतरिक्ष यान में जाते हैं तो वहां पर जो ग्रेविटी है वो नहीं होती है ना, तो उससे क्या होता है कि जो भोजन है या फिर कोई सी भी चीज जो हवा में ही रहती है उसको पकड़ना पड़ता है ना। तो बिल्कुल है, भोजन करने के लिए हवा में तैरते हुए खाने के पैकेट को पकड़ना पड़ता था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कारण क्या है भैया इसका,
कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में घूमता है जहां अंतरिक्ष यात्रियों की को भारहीनता या फिर शून्य गुरुत्वाकर्षण, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वहां पर ऐसी ग्रेविटी वगैरह कोई चीज नहीं होती है, यानी कि जीरो होती है, का अनुभव होता है। तो बिल्कुल होता है, कारण आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके बारे में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये सबसे ज्यादा रही थी हमारे अंतरिक्ष में, कितने 6 महीनों से ज्यादा रही थी, 6 महीनों से, कितने महीनों से, 6 महीनों से ज्यादा रही थी। और चांद पर उतरने वाले, जैसे कि ये यहाँ पर हम अंतरिक्ष यान की बात कर रहे हैं, ये चांद पर उतरने वाले व्यक्ति के बारे में पूछ ले, है ना, तो वो कौन होंगे, आपके नील आर्मस्ट्रांग होंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, अभिकथन भी सही हो जाएगा, आपका कारण भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इनके बारे में मैं और भी बहुत सारी जानकारी दे सकता हूं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है ना। हर एक पर्यावरण अध्ययन का, चाहे वो आपके थीम से संबंधित हो, हर एक थीम का अलग अलग वीडियो बनाया है, एक कॉमन करके वीडियो बनाया है, हर टॉपिक के वीडियो बनाया है, सभी के वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक। आगे बात करेंगे बछेंद्री पाल की, कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं महिला बनी, क्या ये सही है क्या, तो बिल्कुल सही। जो बछेंद्री पाल है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं महिला बनी, ये आपका जो अभिकथन है बिल्कुल करेक्ट है। कारण हम देखते हैं 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर उन्होंने सागरमाथा एवरेस्ट की 8,900 मीटर ऊंची चोटी पर कदम रखा और वहां लगभग 43 मिनट बिताए। क्या यह सही है क्या, ये जो अभिकथन है वो कारण की व्याख्या कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है ना। आपको पता होना चाहिए कि 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 उन्होंने सागरमाथा यानी कि एवरेस्ट की 8,900 मीटर ऊंची चोटी पर कदम रखा था और लगभग कितने मिनट बिताए थे, 43 मिनट बिताए थे। ये जो आपका अभिकथन है वो कारण से मेच खा रहा है, बिल्कुल ए आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा 4 की एनसीईआरटी पुस्तक में दिए गए आरक्षित रेल टिकट यानी कि रिजर्व टिकट की यहां पर बात की जा रही है कि नमूने पर यात्री का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता है। आपने यदि सीटेट की जो प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो 2011 या 12 में एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें ये सीधा सीधा पूछा गया था कि भैया रेलवे की जो टिकट होती है उसमें क्या नहीं लिखा होता है, तो विकल्प में था क्या नाम नहीं लिखा होता है, तो बिल्कुल नाम नहीं लिखा होता है। इस प्रकार का प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। जो यहाँ पर देखिए रिजर्व टिकट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो टिकट होती है उसमें किसी प्रकार का नाम नहीं लिखा जाता है ना, यात्री का नाम। क्या कारण है भैया, कारण यदि देखें तो देखेंगे भैया कारण के रेलवे के काउंटर से खरीदी गई जो टिकट होती है पर अक्सर केवल यात्री की आयु, लिंग और सीट नंबर होता है। आपने देखा होगा तो उसमें आपको यात्री की आयु दिख जाएगी, लिंग, सीट नंबर वगैरह सारी चीज दिख जाएगी, लेकिन उसका नाम नहीं दिखेगा। नाम किसमें दिखता है, जो आरक्षण चार्ट होता है, जो रिजर्व चार्ट होता है, जो टीटी वगैरह के पास होता है, और जो ई टिकट होता है उसमें जरूर आपको नाम देखने को मिल जाता है, लेकिन जो आपके पास टिकट होती है उसमें किसी प्रकार का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। इसका मतलब क्या है, आंसर वही होगा आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, अभिकथन दे रखा है कि गोलकोंडा किले के नक्शे में यदि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है, 110 मीटर लिखा हुआ है, और नक्शे पर 2 दरवाजे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो हकीकत में वे 550 मीटर दूर होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 110 मीटर, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के बारे में बात की जा रही है। तो 1 बराबर 110, तो 5 बराबर कितना होगा, 110 इंटू 5 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 550, यानी कि आपका अभिकथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। कारण देखेंगे, मानचित्र पर स्केल का उपयोग बड़ी वास्तविक दूरियों को कागज पर छोटे रूप में सटीक अनुपात में दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल जो मानचित्र पर स्केल का प्रयोग इसलिए किया जाता है, तो कारण भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वही ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आंसर आपका यहां पर पहला वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल का एक बच्चा जब अबू धाबी यानी कि जो यूएसी होता है उसमें जाता है तो उसे वहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है। कहां पर मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा, कहां पर, केरल का एक बच्चा कहां पर जाता है, अबू धाबी में। अबू धाबी में आप जाएंगे तो वहां पर पानी महंगा होता है और पेट्रोल सस्ता होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जैसे हमारे यहाँ पानी निकलता है ऐसे वहां पर पेट्रोल निकलता है ना। तो उसकी वजह से आपका जो अभिकथन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
कारण देख लेते हैं। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है जहां बारिश बहुत कम होती है, पानी की कमी होती है वहां पर, लेकिन वहां जमीन के नीचे क्या निकलता, तेल यानी कि पेट्रोलियम का विशाल भंडार पाया जाता है, यानी कि आपका कारण भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर भी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यहां पर भी आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गोवा से केरल तक की जो यात्रा के दौरान ट्रेन में 92 सुरंगे और 2000 पुल से होकर गुजरती है। तो आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा 92 सुरंगे का वहां पर जिक्र हुआ है और 2000 पुलों का जिक्र हुआ है। बिल्कुल गोवा से केरल तक की जो रेल यात्रा होती है उसके दौरान 92 सुरंग और 2000 पुल से होकर गुजरना पड़ता है। तो अभिकथन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण हम देखें कि यह रेल मार्ग पश्चिम घाट की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और समुद्र तट के किनारे से होकर गुजरता है, जिसे पार करने के लिए सुरंगें और पुल अनिवार्य है। तो बिल्कुल इसीलिए ही सुरंग और पुल बनाया जाता है। तो कारण भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहां पर देखिए बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया था, एक आपका बार बार उत्तर निकल रहा है, तो उससे ऐसा नहीं समझिएगा कि सबने एक ही तरह के प्रश्न ले लिए। यहाँ पर आप देखेंगे अभिकथन और कारण अलग अलग होते हैं, और कहीं ना कहीं अभिकथन और कारण आप पढ़ेंगे तो वो भी आपको ध्यान रहेगा कि कहां से क्या होता है, क्योंकि वो जो कथन सही होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में लाभ उससे जरूर मिलेगा आपको, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन दे रखा कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कि भारत की एक प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, जिनका जिक्र एनसीईआरटी किताबों में है। तो आपने देखा होगा, बिल्कुल इनका जिक्र एनसीईआरटी की बुक में है, कर्णम मल्लेश्वरी का, है ना। तो आपका जो अभिकथन पहला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, कारण देख लेते हैं कि वहां एक भारोत्तोलक है, बिल्कुल भारोत्तोलक है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि हमने पहले भी आपको पढ़ाया था, उनके द्वारा 29 मेडल जीते गए हैं और 130 किलोग्राम तक ये वजन उठा सकती है। और इन्होंने वजन कब उठाना शुरू कर दिया था, 12 वर्ष की उम्र में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ये कहां के रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाली है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण देखेंगे दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका, जमीन से निकाला गया पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है वो बदबूदार और गाढ़ा और गहरे रंग का होता है क्या। बिल्कुल, जब उसको निकाला जाता है बाहर, तो ऐसा नहीं कि पेट्रोलियम निकल जाता है, यानी कि पेट्रोल निकल जाता है, कच्चा तेल के रूप में वो निकलता है, जिसमें बदबूदार, गाढ़ा और गहरा रंग का होता है। और यदि हम कारण जाने कि पेट्रोलियम का जो निर्माण है लाखों साल पहले समुद्र में दबे मृत जीवों और पौधों के उच्च दाब और ताप में सड़ने से हुआ है, तो बिल्कुल इसी के कारण हुआ है। और जब ये जो कच्चा तेल निकलता है तो इसके अलग अलग भाग कर दिए जाते हैं, यानी कि इसमें से जो आपका पेट्रोल है वो अलग कर दिया जाता है, इसको साफ करके कच्चे तेल को, है ना, उसमें डीजल, केरोसिन, एलपीजी, मोम, कोल तार, ग्रीस, ये सारी चीजें इसमें अलग अलग कर दी जाती है ना। तो ये याद रखिएगा। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं, आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक जगह है जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। बिल्कुल, जो फूलों की घाटी कहां पर स्थित है भैया, उत्तराखंड के चमोली जिले में। तो यहाँ पर अभिकथन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण देखते हैं कि यह साल भर करोड़ों फूल खिले रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर्यटकों के लिए स्वर्ग समान है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे का आंसर ए था, उसी के हिसाब से यहाँ पर ए आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन जो आपका कारण है वो गलत है, क्योंकि यहाँ जो फूल है वो साल भर नहीं खिलते हैं, बल्कि केवल तो जुलाई से सितंबर का जो महीना होता है, यानी कि मानसून के बाद यहाँ पर कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं, है ना। और बाकी समय यहाँ घाटी क्या रहती है, बर्फ से ढकी रहती है, ना कि साल भर यहाँ पर करोड़ों फूल खिलते। तो कारण क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया, आपका अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो कहां पर है, ए सही है परंतु आर गलत है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, वेटिंग लिस्ट का टिकट लेकर यात्री आरक्षित डिब्बे यानी कि रिजर्व कोच में यात्रा करने का कानूनी अधिकार नहीं रखता यदि टिकट चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जब हम टिकट बुक करते हैं, आपने रेल यात्रा करी होगी तो टिकट बुक करते हैं तो वहां पर कभी कभी वेटिंग लिस्ट दिखाता है। यदि आप जितना लेट करोगे आपको वेटिंग लिस्ट जरूर दिखाएगा, है ना। यदि आपने पहले कर दी बहुत पहले तो कहीं ना कहीं आपको पहले ही आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन यदि आप, जैसे आप कल जाना, परसों जाना या 2-3 दिन बचे और आप यदि वहां पर अपने टिकट बुक करते हैं तो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट दिखाएगा। यदि आपका वेटिंग लिस्ट है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने जो बुक करा है टिकट वो मेरे को चाहिए, यानी कि मैं वहां बैठूंगा ही बैठूंगा। आपकी वेटिंग लिस्ट है ना। यदि वो
कंफर्म नहीं होती है तो आपका कानूनी अधिकार उस पर नहीं लगता। तो बिल्कुल आपका जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण क्या है, वेटिंग लिस्ट का अर्थ होता है कि ट्रेन के सभी सीटें भर चुकी हैं और आपको सीट तभी मिलेगी जब कोई अन्य यात्री अपना जो टिकट रद्द कराएगा, है ना। जैसे 10 टिकट है, 10 की 10 टिकट फुल हो चुकी है और यदि इसमें से एक टिकट किसी ने रद्द कर दिया, यदि नहीं जाना चाह रहा है तो आपका नंबर आ सकता है। यदि 10 टिकट है और 10 ही यात्रा सफर कर रहे हैं 10 ही यात्रीगण, तो आपको वो टिकट नहीं मिलेगी, आप वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे, है ना। तो कारण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या है भैया, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पर 5 थीम कंप्लीट हो चुकी हैं। ये लास्ट थीम है आपकी छठी। हम चीजें कैसे बनाते हैं। 50 प्रश्न टोटल कंप्लीट हो चुके, 10 प्रश्न और आपको मिलेंगे। तो हम चीजें कैसे बनाते हैं, इसका पहला प्रश्न है कि मिजोरम में प्रचलित झूम खेती में किसान खरपतवार को जड़ से नहीं उखाड़ते हैं बल्कि उसे काटकर वहीं जला देते हैं। क्या यह सही है क्या? पहले आपको पता होना चाहिए झूम खेती कहां पर प्रचलित है, मिजोरम में। बिल्कुल सही है। किसान के जो खरपतवार होता है वो जड़ से नहीं उखाड़ते, बिल्कुल नहीं उखाड़ते हैं, वो वही काट देते हैं और वहीं उसको जला देते हैं ताकि वो खाद के रूप में वो कहीं ना कहीं उन्हें लाभ दे सके। कारण क्या है इसका, जलने के बाद बची हुई राख मिट्टी में मिल जाती है और खाद का काम करती है जिससे जमीन की उर्वरकता बढ़ती है। बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया, तो कारण भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है तथा यहां पर भी आर ए की क्या कर रहा भैया, सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखेंगे ब्रेल लिपि के बारे में यहां पर बताया गया भैया। ब्रेल लिपि है ना, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने लिखने की एक मात्र प्रणाली होती है जो 6 उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित होती है। यदि आपने ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक लेख होता है ना, एक प्रणाली होती है जिससे वो पढ़ लिख सकते हैं और इसमें 6 उभरे बिंदु होते हैं। बिल्कुल आपका विकथन बिल्कुल सही है। और कारण क्या भैया, लुई ब्रेल ने 12 बिंदु वाली पुरानी लिपि को संशोधित करा और 6 बिंदु वाली लिपि बनाई गई ताकि इसे उंगली की पोर से एक बार में ही पूरा महसूस किया जा सके और पढ़ा जा सके। पहले ये 12 बिंदुओं की थी, फिर जो लुई ब्रेल है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो लुई ब्रेल द्वारा किया गया और इनके द्वारा पहले 12 बिंदुओं का इनके द्वारा जो ब्रेल लिपि है उसका निर्माण किया गया था, फिर इनके द्वारा संशोधित किया गया, 6 बिंदु वाली लिपि बनाई गई, है ना, जिनको उंगली की पोर यानी कि जो उंगली होती है उनसे एक बार में ही पूरी महसूस किया जा सके और जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो आसानी से पढ़ सके। तो बिल्कुल अभिकथन कारण बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोलकुंडा किले के पुराने तोपों और आदिवासी मूर्तियां कांसे की बनी होती थी जो हजारों साल बाद भी सुरक्षित है। क्या यह सही है क्या? यहां पर कारण लिखा हुआ है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कारण, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम कारण देखेंगे। कांसा एक प्राकृतिक तत्व है जो तांबे की तरह सीधे खदानों से निकाला जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि गोलकुंडा किले की जो पुराने तोपे हैं और आदिवासी मूर्तियां हैं वो किसकी बनी होती हैं, कांसे की। बिल्कुल सही है, जो हजारों साल बाद भी सुरक्षित है। तो अभिकथन आपका बिल्कुल सही है। लेकिन हम यहाँ पर कारण देखेंगे, कांसा एक प्राकृतिक तत्व है क्या? तो आपको यदि नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, कांसा क्या है, एक प्राकृतिक तत्व नहीं है। ये क्या है, मिश्रित तत्व है, या फिर कह सकते हैं मिश्र धातु है। लिख देता हूं यहां पर मैं, क्या है ये, मिश्र धातु है, ना कि प्राकृतिक तत्व, क्योंकि ये 2 धातु से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है भैया, कांसा, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन से बनता है कांसा, ये याद रखिएगा। ठीक, इसमें जो तांबा होता है वो कितना होता है, 90% होता है, और जो टीन होता है वो कितना होता है, 10% होता है ना। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, कांसा बनता है। यानी कांसा एक प्राकृतिक तत्व नहीं होता है, मिश्र धातु होती है। ये आपको याद रखना। साथ में बच्चे आपका जो कांसा और पीतल दोनों में काफी कंफ्यूज होते हैं। तो पीतल की मैं यहां पर आप बात करूं तो पीतल जो बनता है वो जस्ता प्लस तांबा से बनता है। किससे बनता है, जस्ता प्लस तांबा से, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये पीतल बनता है और जो आपका कांसा है वो तांबा और टीन से मिलकर बनता है, और परसेंटेज भी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब कारण क्या हो जाएगा आपका, यहां पर गलत हो जाएगा, यानी कि अभिकथन आपका सही है और कारण गलत है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मधुमक्खी चित्रकला में कलाकार खाली जगहों को फूलों, पत्तियों और ज्योमेट्री पैटर्न से भर देते हैं, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा मधुबनी चित्रकला बनी हुई देखी होगी, बड़े बड़े जो दीवारें होती हैं उन पर आजकल जो
सरकारी जगह होती है वहां पर बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, वो मधुबनी चित्रकला ही होती है ना। जो कलाकार होते हैं खाली जगहों को फूलों, पत्तियों और ज्योमेट्री पैटर्न से भर देते हैं, कोई भी जगह जो वो बनाते हैं वो खाली नहीं छोड़ते हैं, है ना। इसका कारण क्या है, इन चित्रकला में केवल प्राकृतिक रंग जैसे कि हल्दी, नील, फूलों का रस और पीसे हुए चावल के घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में आपने यदि सुना होगा, पढ़ा होगा, तो बिल्कुल अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तेलंगाना के पोचमपल्ली कस्बे में बुनकर परिवार धागों को रंगने के बाद ही करघे पर कपड़ा बनते। करघे, यहां पर देखिए करघे एक शब्द आया हुआ है। करघे का मतलब इनका एक प्रकार का औजार होता है। क्या होता है, औजार होता है। और यहां पर देखिए इकत एक नाम होता है। इकत का यहां पर होता है रंगना। जो धागा होता है, जो रंगने की प्रोसेस होती है, उसे ये क्या कहते हैं, इकत कहते हैं। रंगने के बाद इस औजार पर ये काम करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, करघे कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम अभिकथन को जाने तो तेलंगाना के पोचमपल्ली कस्बे, बिल्कुल याद रखिएगा पोचमपल्ली कस्बा कहां पर है, तेलंगाना में है, ये पूछा जाता है ना। कस्बे में बुनकर परिवार धागों को रंगने के बाद ही करघे पर कपड़ा बुनते। बिल्कुल पहले रंगा जाता है और फिर करघे यानी कि जो औजार होता है इनका, उस पर कपड़ा बुना जाता है ना। तो अभिकथन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण क्या है, पोचमपल्ली साड़ियों की विशेषता उनकी इकत यानी कि जो रंगना होती है वो शैली है, जिसमें धागों को पहले से तय किए गए ज्योमेट्री पैटर्न में रंगा जाता है। तो बिल्कुल कारण भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला वाला विकल्प क्या होगा, यहां पर सही होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 ने आदिवासियों और जंगल निवासियों को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल होने से सुरक्षा प्रदान की। जो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 बना, वो बिल्कुल आदिवासी और जंगल निवासी जो रहते हैं वहां पर, उनके पैतृक भूमि से बेदखल होने की सुरक्षा प्रदान करता है आपका जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो अभिकथन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण यहाँ कानून कहता है कि जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां की जंगल भूमि और पैदावार जैसे कि जो बांस, तेंदुपत्ता वगैरह होता है, उस पर उनका अधिकार होगा। जो 25 वर्षों से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे, बिल्कुल कारण बिल्कुल सही है। ये दर्शाता है आपका जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो यहां पर भी आंसर आपका पहला वाला होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्या, किसको कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक, याद रखिएगा ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। बिल्कुल अभिकथन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग करके सिद्ध किया कि गुण अगली पीढ़ी में जोड़ियों में जाते हैं, जैसे या तो बीज चिकना होगा या फिर खुरदरा, पीला होगा या फिर हरा। तो इनके द्वारा किस पर प्रयोग किया गया था, मटर पर। और बिल्कुल जो कारण है ये दर्शाता है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है जैसे कि, और इनके द्वारा सिद्ध किया गया कि जो अगली पीढ़ी में जोड़ियां बनती है ना, जैसे या तो बीज का चिकना होगा, जो बीज होगा वो चिकना होगा या खुरदरा होगा, पीला होगा या नीला होगा, सॉरी हरा होगा, है ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, इनके द्वारा 28,000 पौधों का प्रयोग किया गया था। ठीक, कितने, 28,000 पौधों का इनके द्वारा उपयोग किया गया था। और कहां के रहने वाले थे ये, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। चलिए, अभिकथन दे रखा, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, सभी को पता भैया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि वे जमीन में सुरंग बनाकर मिट्टी को पोली करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जिसमें हवा और पानी जड़ों तक पहुंचता, बिल्कुल पहुंचता है, और मृत पत्तियों को खाकर अपनी विष्ठा से मिट्टी को उपजाऊ बनाते, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। यहां पर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है, फिर भी वहां बहुत पतली और हल्की होती है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, पश्मीना शाल के बारे में, है ना। क्या बताया था मैंने आपको कि ये जो 6 स्वेटर के बराबर होती है एक पश्मीना शाल, और फिर भी इसका जो वजन होता है वो बिल्कुल हल्का होता है। ठीक, और ये कौन बनाते हैं, ये चांगपा जनजाति के लोग, जैसे मैंने बताया था, है ना, जो 5000 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर रहते हैं और तापमान वहां पर -40 डिग्री होता है। ये सारी चीज मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका था। ठीक, तो यहां पर आपका वेतन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना ज्यादा पतले होते हैं, बिल्कुल 6 गुना ज्यादा पतले होते हैं, जो एक महीने जाल बनाकर हवा को फंसा लेते हैं और गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं। तो कारण भी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर भी सही हो जाएगा। मतलब ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 60 प्रश्न रहेंगे और हर थीम के 10-10 प्रश्न आपको मिलेंगे। 6 थीम थी, 10 इंटू 6 करेंगे, 60 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अभिकथन देखेंगे, गांधी जी ने 1930 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून का विरोध किया और दांडी यात्रा की कब की थी भैया? 1930 में। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। किसके खिलाफ की थी? अंग्रेजों के खिलाफ की थी। क्यों की थी? नमक कानून के लिए की थी, यानी कि विरोध किया था उसका, दांडी यात्रा निकाली थी। अभिकथन आपका बिल्कुल सही होगा। कारण क्या है? उनका मानना था कि नमक जैसी जो अनिवार्य वस्तु है इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, यानी कि जो टैक्स लगाया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा ये गलत है, क्योंकि यहाँ भोजन का अभिन्न अंग है और समुद्र से मुफ्त में मिलता है, तो इस पर किसी प्रकार से टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो कारण भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर भी आंसर आपका ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। टोटल 7 प्रश्न आपको मिले थे। कैसे लगे आज के 60 प्रश्न? आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आगे जल्द ही इसी प्रकार के और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।